गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। आपको पता है कि कैटलिस्ट का रोल क्या होता है आपके केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के अंदर। इसका रोल होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन को चेंज करना। Question number 2 is important. In the presence of catalyst, the heat evolved or absorbed during the reaction remains unchanged. और इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। Question number 3 is important. Activation energy of a chemical reaction can be determined by determining the rate constant at two temperatures by using this relation. आपको पता है टू टेम्परेचर्स का रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करते हुए हम एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, दैट इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना E1 प्लस E2, ठीक है, वो आपका ज़्यादा स्टेबल मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है। ठीक है। और जो प्रोडक्ट होता है दैट इज लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट, दैट्स वाई। It means option A is the correct one. This is important. According to Arrhenius equation, rate constant K is equal to A e to the power minus E upon RT. Which of the following options represents the graph of natural log K versus 1 upon T? ठीक है, कौन सा ग्राफ आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा? आपके पास रिलेशन होता है K इज इक्वल टू A e to the power minus E upon RT। ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हो, नेचुरल लॉग लेते हो इस इक्वेशन का। ठीक है, आपका ये रिलेशन निकल कर आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसकी टर्म्स में इसको लिख लो। तो y हो गया नेचुरल लॉग के और x हो गया आपका 1/t, उसी के रिस्पेक्ट में दे रखा है आपको। देखो सभी के सभी ग्राफ्स में वही दे रखा है आपको। ठीक है। अब देखो स्लोप क्या आया, नेगेटिव, दैट इज माइनस E/A/r। तो नेगेटिव स्लोप कहाँ दिख रहा है आपको? नेगेटिव स्लोप तो आपको सिर्फ ए के अंदर दिख रहा है, तो यहीं से आपको आंसर मिल गया। ठीक है। और देखो आपका इंटरसेप्ट भी है लॉन ए, तो वो 0 भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द अरेनियस इक्वेशन गिवन बिलो। ठीक है, आपसे पूछा है, एक्चुअली इसका ऑप्शन डी करेक्ट है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है, विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो बच्चा, ये इक्वेशन है आपकी। ठीक है। अब देखो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ई टू द पावर माइनस ई ए के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको। ठीक है। और ई टू द पावर माइनस 1/t के। ठीक है, यानी कि ई टू द पावर टी के। समझ में आया? जिसका मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, कैसे कैसे? जैसे जैसे आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। देखो ना, क्योंकि ये माइनस में है ना आपका ये वाला रिलेशन, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है और रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है यहाँ पे बच्चा। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको पूरी इक्वेशन दे रखी है, आपको उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो देखो आपको दिख रहा है बच्चा यहाँ पर कि जो ब्रोमाइड है, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है। ये ब्रोमेट है, ये आपका एज इट इज आएगा। और आपका ये 6H+ है। ठीक है, तो ये हो गया -1/6। ठीक है। फिर दे रखा है आपका ये 1/3 हो जाएगा प्लस में, और ये भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी लिक्विड है तो लिक्विड के लिए तो हम 1 ही लेते हैं, इसको हम लेंगे नहीं, इसको यूज़ ही नहीं करेंगे हम लोग। अब देखो आपको दे रखा है यहाँ पे रिलेशन ब्रोमाइड और H+ के रिस्पेक्ट में खाली। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपको लेना ही नहीं है। आपको ये ब्रोमाइड लेना है और आपको ये वाला H+ लेना है बस। तो देखो कैसे लिखोगे, ये हो गया 1/5 और ये हो गया आपका 1/6। तो जो 5 को ऊपर ले जाओ तो 5/6 आ जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो बच्चा, आपको जो ये रिलेशन, ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपका कि रिएक्टेंट आपका यहाँ पर है और प्रोडक्ट आपका यहाँ पर है। जबकि इन दोनों केसेस में अलग है कि रिएक्टेंट तो यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट यहीं पे खत्म हो जा रहा है, और यहाँ पे दोनों दोनों इक्वल है। तो बच्चा, जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, तो आपका ये वाला ग्राफ बनता है। क्यों? यहाँ पढ़िए, बड़ा अच्छे से आपको बता रखा है।
द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड, है ना, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। इसीलिए देखो ना, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इस केस में क्या होगा, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, ये तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का केस हो गया। ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आते हैं कि अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ए को कांस्टेंट रखकर, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल किया तो होगा क्या, ऑब्वियसली वो ट्वाइस हो जाएगा, है ना, विद 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वो ट्वाइस हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट होती है इतने सेकंड के अंदर। आपसे कह रहा है कि कितना टाइम लेगा 100% कंप्लीशन के लिए। बच्चा, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 100% कंप्लीट होती ही नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, वो कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। और आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करने लग जाओगे। बच्चा, यूज़ योर माइंड, ठीक है, यूज़ योर ब्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, आपको रिएक्शन दे रखी है। Concentration of either A or B were changed, keeping the concentration of one of the reactant constant and rates were measured। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको पूरा डेटा दे रखा है। आपको इसके अकॉर्डिंग ना आपको आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है एक्चुअली, यानी कि आपको सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, मैं सोल्यूशन दिखा देती हूँ आपको। आप यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनाओगे अलग अलग। ठीक है, देखो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन तो ये बन गई, ठीक है ना। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की रिएक्शन ये रही और सेकंड एक्सपेरिमेंट की रिएक्शन ये रही, ठीक है ना। उसको आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने से वहाँ पे अपना वाई का ऑर्डर आ गया, जो आएगा आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वाई का आ गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वाई यानी कि बी के रिस्पेक्ट में आपका जो ऑर्डर आया वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आया, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चाहो तो फुल सॉल्यूशन देख लो। फिर एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 3 की रिएक्शन को डिवाइड किया तो आपका जो एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आया दैट इज 1। इन एनी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्या होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में बच्चा, ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशी इन्वॉल्व होती है ना, फॉर द रेडिटरमाइनिंग स्टेप। एंड जो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी होता है दैट इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड आर इक्वल टू 1, यानी कि ए एंड बी आर द करेक्ट वन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज सेम एज मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है, एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज नेवर जीरो और नॉन इंटीजर। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। देखो क्वेश्चन फिर से आ गया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका। ठीक है, हमने निकाला था यहाँ से। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जो कि हमने यहाँ से रिलेशन निकाला था। ठीक है, ये वाला, ओके, ये वाला भी। अब देखो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो बच्चा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है ना, वो होती है कंसेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ आर नॉट, यानी कि इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स में हमने लिख लिया। अब वाई तो कंसेंट्रेशन है और एक्स है आपका टाइम, तो स्लोप क्या है, माइनस के, यानी कि नेगेटिव स्लोप है, तो यानी कि यहाँ ऊपर से स्टार्ट होगा। अब क्योंकि स्लोप भी इंटरसेप्ट भी आपको दे रखा है तो ऑब्वियसली वो जीरो तो है ही नहीं, वैसे भी नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ग्राफ तो आपका ये बन गया। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने क्या देखा कि जब आपने रेट को प्रोपोर्शनल किया तो टी की पावर 0 के प्रोपोर्शनल आया, यानी कि वो 1 हो गया। ठीक है, तो यानी कि वो आपका इस तरह का ग्राफ आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए और डी वाला जो ग्राफ था वो आपके लिए करेक्ट वाला ग्राफ था। वैसे इस सेकंड वाले ऑप्शन के आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला आपका ग्राफ मुझे लगता नहीं है आपको एग्जाम में आ सकता है, कभी भी कभी आया भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपसे पूछा है तो उसमें आपका ए और डी ये वाला ग्राफ बनता है। कैसे निकालते हो, आपके इंटीग्रेट रेट इक्वेशन से। ठीक है, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की टर्म्स में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है ना, उसमें जो आपका स्लोप है, सॉरी इंटरसेप्ट, वो जीरो आता है और स्लोप आता है आपका ये वाला, यानी कि पॉजिटिव स्लोप आता है। तो जीरो होने की वजह से क्या होगा, वो आपका इस तरह का ग्राफ आपको देगा। ठीक है, और देखो सेकंड वाले के लिए क्या करोगे, आप ये वाला रिलेशन लोगे। ठीक है, इस तरह से,
और जब इसको आप बनाओगे हाफ लाइफ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, तो इसलिए जो उसका ग्राफ है वो इंडिपेंडेंट ग्राफ आएगा। तो मैं दोनों ग्राफ दिखाती हूँ आपको। जो इंडिपेंडेंसी वाला ग्राफ है वो तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है, और जो इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ आया था आपका, जिसमें कि आपका इंटरसेप्ट 0 था, तो उसके लिए आपका ये वाला ग्राफ बनेगा बच्चा, ठीक है, क्योंकि ये तो नेगेटिव स्लोप के लिए है जो हमारा नहीं बन रहा है। ये आपका आ रहा है एक पैराबोला टाइप, है ना, आपका ये कर्व्ड स्लोप आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। स्टेट अ कंडीशन अंडर विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, उसका क्वेश्चन है। तो उसके लिए आप ये करते हो ना, एसीटेट है आपका, एस्टेरिफिकेशन करते हो। एस्टेरिफिकेशन जो वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है, तो अनलिमिटेड ऐड किया जाता है, कोई लिमिट तो होती नहीं वाटर मॉलिक्यूल्स की, यानी कि वो एक्सेस में होता है, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन को हम वहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाती है, जबकि होनी कौन सी चाहिए थी, बायोमोलिकुलर, लेकिन ये एक्सेस में होता है वाटर, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन को इग्नोर कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन आपकी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। Now this question is important. In a reaction if the concentration of reactant A is tripled, the rate of the reaction becomes 27 times. What is the order of the reaction? देखो ना, ट्रिपल की 27 टाइम्स हो गई, यानी कि R इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं A को 3 टाइम्स कर दूं तो R क्या हो रहा है, 27 टाइम्स। तो लिखो जरा उसको, 27 टाइम्स R इज इक्वल टू 3A, ठीक है ना। जब सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे इन दोनों को, तो आप क्या पाओगे कि आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है बच्चा, तो ये प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं कि आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं कि इस ग्राफ के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। ऑर्डर कैसे पता करोगे, आप यूनिट से, ठीक है ना। अब देखो आपको यहाँ पे A to B का एक प्लॉट दे रखा है, इक्वेशन का ग्राफ दे रखा है। अब क्योंकि आपको दिख रहा है कंसंट्रेशन ऑफ A और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ग्राफ है, तो इसके लिए ये वाली इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा है स्लोप क्या होगा, तो स्लोप तो नेगेटिव है, यानी कि माइनस के, ठीक है। फिर पूछिए यूनिट, जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। This question is important. All energetically effective collisions do not result in a chemical change. ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चा, क्योंकि पता है आपका मोलिकुलरिटी, आपको जैसे कि पता है कि मोलिकुलरिटी जो होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मोलिकुलरिटी आपकी 2 या 3 हो सकती है। इससे ज़्यादा जो कोलिजन्स होते हैं वो इफेक्टिव नहीं हो पाते, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ केमिकल चेंज नहीं हो पाता है। ओके, ये पूरा एक्सप्लेन करके आपको दे रखा है, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको इसी तरह से इस आंसर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, आपको पता है एक आपका एस्टेरिफिकेशन होता है, एक आपका इन्वर्जन ऑफ शुगर का रिएक्शन होता है। दोनों में ही वाटर को लिया जाता है, जो कि आपका क्या होता है, एक्सेस में होता है। और बायोमोलिकुलर रिएक्शन होते होते यूनिमोलिकुलर हो जाती है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है, क्योंकि इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के, जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।